Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. एंड आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक हमने लिया है एग्जाम्स से रिलेटेड है वो, ठीक है, बायोलॉजी पेपर के रिलेटेड है, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th। ठीक है, कुछ क्वेरीज कुछ डाउट आए एंड उसमें एक जो कॉमन चीज़ देखेगी कि जो +2 में चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। ये जो चैप्टर है जो जीन्स के साथ रिलेटेड है, प्रीवियस जनरेशन से कैसे आगे की जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है ना, एंड उसके काफ़ी कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो इसके रिलेटेड, राइट, तो इसके रिलेटेड जो भी कुछ मेन टॉपिक्स आते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, थोड़ा एक इसको ओवरव्यू होगा कि क्या क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, क्यों, कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बनाना है, एग्जाम में किस तरीके से आप लिखो, वो सब चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो एक ये चीज ध्यान में रखना कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड इस चैप्टर में कितने लॉज हैं? दो हैं, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, वैसे इसके अलावा एक थर्ड लॉ भी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन इसका क्रॉस डिफरेंट है, वो हम आगे वीडियोस में करेंगे। एंड अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में ये जो लॉज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है ना, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसमें हम ये तीन लॉज मेन करते हैं और ये किसने दिए थे? ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मानते हैं, राइट। तो इन तीन लॉज में से जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज दीज बोथ लॉज आर बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी देखें, पहले टर्म को थोड़ा देखें, है ना, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? टर्म को हम डिवाइड कर लेते हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, या फिर हम कहें कि वन, कुछ भी एक चीज की बात हो रही है, सिंगल कुछ बात हो रही है, ठीक है, राइट। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी एक सिंगल ट्रेट की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेट कह लो या फिर आप फीचर कह लो या फिर आप करेक्टरिस्टिक टर्म यूज कर लो, एनीथिंग। ठीक है, मतलब सपोज कर लो कि हम हेयर कलर की बात कर रहे हैं, है ना, कि ह्यूमन बीइंग के हेयर कलर, ठीक है, हम इस पर्टिकुलर ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीजों को मिला के जब कोई एक चीज बनती है ना, तो मतलब कि पेरेंट जनरेशन से, पेरेंट वन पेरेंट टू, उन दोनों से जब एक नई जनरेशन बनी है, ठीक है, तो उसमें जब हम कोई पर्टिकुलर ट्रेट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक, तो वो किसके जरिए करेंगे? वो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए करेंगे। आई रिपीट, पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट वन पेरेंट टू, एंड जब क्रॉसिंग होगी, है ना, या फिर मेटिंग होगी, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स और जीन्स किस तरीके से आपस में क्या कॉम्बिनेशन बनता है कि जो रिजल्टेंट जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, उसके फीचर्स को स्टडी करना। और जब हम किसी एक फीचर की बात करेंगे, एक टाइम पे सिर्फ एक फीचर की ही बात करेंगे, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए होगा। ठीक है, ओके, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले एक ये चीज ध्यान में रखना, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि जो भी करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, या फिर फ्लो करते हैं फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना, तो वो क्या है, कुछ फैक्टर्स के जरिए, यहाँ पे टर्म फैक्टर्स दी गई है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेंडल ने जो टर्म दी दैट वाज फैक्टर्स, की कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, हर एक ट्रेट का, हर एक फीचर का एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो आगे फ्लो कर रहा है, राइट। एंड उसने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं दे अकर इन पेयर्स, ठीक है, वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, है ना। एंड जब मतलब अगर बोलो, सपोज करो, जैसे हम आगे भी एग्जांपल लेंगे, हमने ये चीज ली है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर तो जैसे दोनों सेम ही है, ये दोनों फैक्टर्स या दोनों अलील्स जो हैं, अलील्स बोल देते हैं, दोनों सेम है, तो मतलब क्या होगा कि वो टॉल ही बन रहा है, जस्ट सपोज, ठीक है। लेकिन
अब अगर ये चीज है तो सपो यहाँ पे क्या है कि जो कैपिटल टी है वो टॉल को डिनोट करता है और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ को, है ना, या शॉर्ट हम बोले, ड्वार्फ मतलब छोटा, शॉर्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा फिर? इस केस में भी टॉल ही बनेगा, ठीक है। तो वही थर्ड पॉइंट में यही लिखा है कि जब डिसिमिलर पेयर हो फैक्टर्स का तो उसमें क्या होता है, एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को डोमिनेट करता है, ठीक है। तो जो डोमिनेट कर रहा है वो डोमिनेंट हो गया, और जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी है तो वो क्या हो गया, वो रिसेसिव हो गया फिर, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रही है ना। एंड दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, जो कि मेंडल्स सेकंड लॉ भी है। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, गैमीट मतलब कि स्पर्म सेल और एग सेल, है ना, तो जो गैमीट बन रहे हैं तो उस टाइम पे किस तरीके से जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होती हैं या सेपरेट होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए बिना, है ना। तो वो सारा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके लिए यहाँ पे लिखी हैं कि आप यहाँ से भी डायरेक्टली नोट कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से ली गई है एंड फ्रॉम अदर रिलायबल सोर्सेज एज वेल, ठीक है। तो ये जब भी आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, तो उसकी स्टेटमेंट लिखनी है साथ में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है। अगर सपोज मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रिलेटेड, है ना, किस तरीके से बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आपको बन सकता है, सिंपली बन जाएगा स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, या फिर स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो आप उनकी स्टेटमेंट लिख दोगे। अब डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का भी है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर तो 1 और 2 मार्क्स में है फिर तो जस्ट डेफिनेशन लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो लॉ की, दैट्स इनफ। लेकिन अगर 3 मार्क्स या 4 या 5 कुछ इस तरीके से है तो साथ में क्रॉस बनाना है, वो हम आगे अभी करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो आपने ड्रॉ करना है फिर सारा, ठीक है। या सपोज जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया, हाउ अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन सेपरेट। देखो यहाँ पे जो सेपरेट वर्ड है ना, ये एक्चुअली आपको आइडिया दे रहा है दैट इट इज आस्किंग अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज पूछी जा रही है। और अलील्स, अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट देखो तो वहां पे अलील जो टर्म है वो यूज हुई है, ठीक है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंपली पूछ रहे हैं ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो आंसर आ जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दोगे, उसकी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन दे दोगे एंड देन ड्रॉ करोगे आगे, ठीक है। Which Mendel's law is described using monohybrid cross? Monohybrid cross यूज करके या ड्रॉ करके मेंडल का कौन सा लॉ डिस्क्राइब किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट होता है, कुछ भी टर्म आ सकती है। तो कौन से लॉज हैं? अभी तो हमने किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मतलब जहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है दैट मीन्स वहां पे ये दो लॉज की बात हो रही है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और एग्जांपल जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस यूजिंग मेंडल्स लॉ। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं लिखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो, यहाँ पे क्या बोल दिया कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करो यूजिंग मेंडल्स लॉ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे बताओगे और साथ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करोगे, ठीक है। Explain the mechanism of separation of alleles for a particular trait, ठीक है, या फिर सिंगल ट्रेट विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ। मतलब मेंडल्स लॉ की हेल्प से किसी भी एक सिंगल ट्रेट के लिए एलील्स कैसे सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करते हुए आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताना है, सिंपल, ठीक है। चीज सिंपल है, कंसेप्ट सिंपल है, लॉ सिंपल है, दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने के जो वेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। ये मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चंस बना के, ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे मोल्ड कर रहे हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट को वो देखा जाएगा। आपने ध्यान में रखना है, आपने टर्म्स को समझना है कि क्या लिखा है, क्या पूछा गया है, ठीक है।
ऑलराइट, सो दिस इज द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे काफी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है कि क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, ये सब पता है, लेकिन जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है या लिखना है तो उस टाइम पे फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो उसका आपको ये कि यहाँ पे चार्ट या क्रॉस ही बनाया है, ठीक है, इसको अपने पास ड्रॉ भी कर लेना, समझ भी लो सही से, ठीक है, एंड इसी तरीके से नोट करना पेपर में, ठीक है, क्योंकि जितना आप साफ सुथरा सही ढंग से लिखोगे ना, आपका क्रॉस उतना अच्छे से समझ में आएगा और आपको बनाना भी इजी होगा, ठीक है, आपको मुश्किल नहीं आएगी उसको ड्रॉ करने में फिर, राइट। ओके, तो चलो अभी इसको समझते हैं कि किस तरीके से है। ओके, अब इसमें देखो, सबसे पहले तो आप एक तो ये चीज ध्यान में रखना कि मैंने ये प्लेन वाइट शीट पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको लाइंस नजर नहीं आ रही है, ठीक है। आपके पास जो आंसर शीट होगी वो लाइनिंग वाली होगी, है ना, तो उसमें आपका हर एक लाइन में एक चीज आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पेरेंट जनरेशन है हमारे पास। पेरेंट जनरेशन के सामने हम ये पेरेंट जनरेशन यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। हमने अब यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी प्लांट जो है, मेंडल ने भी पी प्लांट, मटर का पौधा है ना, उसके ऊपर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हमने एक ट्रेट यहाँ पे ले लिया। हमने वो ट्रेट कौन सा लिया है कि हम जो पी प्लांट है, हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो लेंथ दो तरीके से हो सकती है, वो लेंथ टॉल भी हो सकती है या ड्वार्फ भी। मतलब कि उनके पास क्या हुआ कि कुछ पौधे जो थे वो लंबे थे, ठीक है, टॉल थे, और कुछ पौधे छोटे थे दोनों पी प्लांट मटर के, बट सम टॉल एंड सम ड्वार्फ, ठीक है। तो हम वही चीज यहाँ पे अब ले रहे हैं, ओके। तो जो पेरेंट वन हमने लिया वो हमारे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल मतलब कि जिसके दोनों लील्स सेम है, ठीक है, कैपिटल टी ही है, राइट। एंड पेरेंट टू जो लिया है वो है होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस, मैं अगेन बोल रही हूँ, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, जिसके दोनों अलील्स सेम है, ठीक है, तो उसको हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया, स्मॉल टी, राइट। अब फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आप इस तरीके ये एरो लगाओगे, ठीक है, एरो मार्क करना है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ साइड पे लिखोगे गैमीट्स फॉर F1 जनरेशन। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से किया है तो वहां पे गैमीट्स आता है, एंड गैमीट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, है ना। वो यूनिट या फिर हम कहें कि वो एक एलिमेंट है हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम का, जिसकी वजह से एक्चुअली रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर गैमीट्स होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगी, अगर गैमीट्स ही नहीं बने तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। जैसे गैमीट्स कौन कौन से आते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, या अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में, ये मैं थोड़ा सा आपको गैमीट्स का आइडिया दे रही हूँ। ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, एक हो गए मेल गैमीट, ओके, और एक हो गए फीमेल गैमीट, है ना। मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल ह्यूमन बीइंग्स में अलग मेल गैमीट बनता है, फीमेल ह्यूमन बीइंग में अलग, ठीक है। मेल गैमीट जो होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्म सेल, ठीक है, सेल्स ही होते हैं, है ना, स्पर्म सेल। एंड फीमेल गैमीट इज एग सेल, और उसको ओवम भी बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गैमीट्स का है, ये ध्यान में रखना ये चीज, ओके। ऑलराइट, मतलब अगर ये गैमीट्स बनेंगे तभी आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। अगर मेल गैमीट बन रहा है एंड फीमेल गैमीट बन रहा है तभी आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड सेम इज द केस विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उन सब में ये चीज मतलब कॉमन है, जरूरी है, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे गैमीट, सबसे पहले हमने F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन लेकर आनी है ना, तो उसके लिए अब हम गैमीट्स यहाँ पे देख रहे हैं। देखो गैमीट्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोनों सेम है, कैपिटल टी है, तो इसमें से एक कैपिटल टी आगे आ जाएगा, ठीक है, सिंगल, क्योंकि गैमीट जो है उसमें सिंगल एलील ही आगे ट्रेवल करेगा, ठीक है। स्मॉल टी है तो उसमें से स्मॉल टी आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग या फिर हम कहें कि मेटिंग, जिसमें क्या होगा कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ क्रॉसिंग हो रही है उसकी, ठीक है।
क्रॉसिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन F1 जनरेशन आई हमारे पास, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आई। फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमारे पास क्या आई है कि अब देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों कंबाइन करके, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, अगर आप ध्यान दो ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये टॉल है, ठीक है, लेकिन पता कैसे चला? क्योंकि एक इसमें से कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एंड जो कैपिटल अल्फाबेट के साथ हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है, वो डोमिनेंट वाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस का मतलब कि दोनों अलील्स डिफरेंट हैं। जब दो अलील्स डिफरेंट हो तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो हेट्रो है, ठीक है। हेट्रोजाइगस टॉल, टॉल कैसे पता चला? क्योंकि ये डोमिनेंट वाला अलील प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन आ गई, सिंपल थी। अब आगे क्या होगा कि यही फर्स्ट जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग करवाई मेंडल ने, ठीक है। सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास बनी थी उसकी क्रॉसिंग उसी के साथ करवाई है, ठीक है। अब उसी के साथ जब करवाई, किस लिए? क्योंकि हमें F2 अब हमें सेकंड फीलियल जनरेशन चाहिए, फीलियल 2 जनरेशन चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्रॉसिंग करवा रहे हैं, क्रॉसिंग कहो या मेटिंग कहो, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अब अगर नेक्स्ट जनरेशन लेके आनी है, क्रॉसिंग करवानी है, तो उसके लिए हमें गैमीट्स चाहिए, राइट। अब गैमीट्स इस केस में कैसे बनेंगे? पहले इधर साइड पे लिखोगे प्रॉपरली, गैमीट्स फॉर F2 जनरेशन मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गैमीट्स यहाँ पे हम नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो हमें नहीं पता कि अलील कौन से वाला आगे ट्रेवल करेगा, नई जनरेशन बनाने के लिए कौन से वाला अलील आगे जाएगा, हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज बाय नेचर, नेचर की तरफ से है। हो सकता है कैपिटल टी चला जाए तो हमने वो नोट कर दिया, लेकिन हो सकता है स्मॉल टी चला जाए तो हमने वो भी नोट किया, ठीक है। हम दोनों नोट करेंगे फिर, है ना। दोनों को आगे लेकर स्टडी करिए फिर, ठीक है। इसी तरीके से पेरेंट टू, अब पेरेंट टू यहाँ पे ये है, इसके भी क्योंकि दोनों अलग हैं एलील्स, तो दोनों ही मेंशन करे जाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी आगे ट्रेवल कर सकता है ना, किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही नोट करेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप फिर इसमें क्या आएगा कि क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। क्रॉसिंग या मेटिंग अगेन, वो किस लिए? क्योंकि भाई F2 जनरेशन लेके आनी है, तो इस तरीके से आप क्रॉसिंग शो कर दो कि ये पेरेंट 1 के गैमीट्स हैं दोनों, ये पेरेंट 2 के गैमीट्स हैं, ठीक है। क्रॉसिंग शो करी, देन आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि अब F2 जनरेशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये आप यूनिट स्क्वायर बनाओगे, जो ये यहाँ पे बनाया है ना डब्बा, ठीक है। दिस इज यूनिट स्क्वायर, ये बनाना है, ओके। अब इसमें देखो क्या है, एक तरफ आप पेरेंट 1 मेंशन करते हो, ठीक है, वो ये वाला हो गया। दूसरी तरफ आपने पेरेंट 2 मेंशन कर दिया, वो ये वाला हो गया, ठीक है। अब दोनों के गैमीट्स लिखने हैं पहले, ये लिखे गैमीट्स, पेरेंट 1 के गैमीट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों लिख दिए, ठीक है। पेरेंट 2 के दोनों गैमीट्स कैपिटल टी और स्मॉल टी वो भी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों लिख दिए। अब उसके बाद क्या हुआ फिर, यहाँ पे अब क्रॉसिंग होगी, है ना। अब वो कैसे? सपोज पेरेंट 1 का कैपिटल टी वाला अलील आगे आया और पेरेंट 2 से भी कैपिटल टी, तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बना है, नई जनरेशन बनी है, वो क्या बनी है? कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। दैट इज टॉल, ये साथ में हमने लिख दिया यहाँ पे। ये लिखना या नहीं लिखना आपकी मर्जी है, बट लिख दोगे तो ठीक ही रहेगा, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या बन सकती है? अब जरूरी नहीं कि सारे यही बनेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे बन जाए कि पेरेंट 1 की तरफ से स्मॉल टी आ गया, दिस वन, एंड पेरेंट 2 की तरफ से कैपिटल टी आ गया, तो वो फिर क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चीज बनेगी, ठीक है। अनदर केस कि पेरेंट 1 की तरफ से तो कैपिटल टी ही आ रहा है, ये रहा, ठीक है, लेकिन पेरेंट 2 की तरफ से स्मॉल टी आया, तो वो अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। एक और ऑप्शन अभी है, वो क्या है कि पेरेंट 1 की तरफ से भी स्मॉल टी आया, ओके, और पेरेंट 2 की तरफ से भी स्मॉल टी आया, तो वो चीज क्या बनी फिर? स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ रहे हो? ये कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बने? सिंपल है, मतलब कि जो रोज एंड कॉलम्स है वो आपने देखना है, उस रो और कॉलम के क्या हेडिंग्स हमें दिए हैं, उस हिसाब से कंबाइन करके आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो लिखने हैं, वो मेंशन करने हैं, और वही चीजें बनी हैं,
ठीक है, ये सारे जो भी कॉम्बिनेशंस बने, है ना? अब इसमें देखो आगे फिर जब ये आप पीनट स्क्वेयर ड्रॉ कर दोगे, है ना? अब इसमें यहाँ पे भी चलो लिख लो, जैसे कैपिटल टी ये टॉल बन रहा है, पता चल रहा है हमें, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही बताया कि जो कैपिटल टी है दैट इज़ टॉल पी प्लांट। अब यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। इस केस में हमने टॉल लिख दिया, कैसे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के ज़रिए, है ना? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब मतलब डिसिमिलर फैक्टर्स हों किसी पेयर में, जैसे एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो एक डोमिनेट करेगा और डोमिनेट वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल टी से, तो वो टॉल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये भी इसी तरीके से टॉल है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये लास्ट वाला है स्मॉल टी, है ना? यहाँ पे कैपिटल प्रेजेंट ही नहीं है। जो डोमिनेंट एलील है, जो टॉल का जो फैक्टर है कैपिटल टी, वो प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। तो ये एक मतलब सिंगल ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे जो पी प्लांट है वो ड्वार्फ बनेंगे, ठीक है? जो ड्वार्फ बनेंगे, है ना? या फिर जो ये स्मॉल टी है, एक्चुअली दीज आर द रिसेसिव, राइट? लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही टर्म आ रही है रिसेसिव, है ना? जो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाए, ठीक है? नहीं शो कर पाए, ठीक? वो चीज़ है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आप ये यूनिट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद आपने फिनोटिपिक रेशियो मेंशन करनी है, ठीक है? फिनोटिपिक या फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? किसी भी जीन का। यहाँ पे हम पी प्लांट की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसका जो ये जीन है, ठीक है? उसका जो जीन है, उसकी क्या रेशो, मतलब कि फिनोटाइप क्या आ रहे हैं और उनकी रेशो क्या है। जैसे हमारे पास 2 तरीके के ही फिनोटाइप आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। तीसरी कोई फिनोटाइप नहीं है। यहाँ टॉल बन रहा है या ड्वार्फ बन रहा है, ठीक है? थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ हो गई, है ना? अब उसमें देखो क्या है, टॉल कितने बन रहे हैं? 3, ठीक है? दिस इज़ 1, 2 एंड 3, 3 टॉल बने हैं। ड्वार्फ कितने बने हैं? 1। सिंगल एक ही है जो ड्वार्फ बने हैं, तो 1 लिख दिया। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी? दिस वन, ठीक है? फिनोटिपिक रेशियो ये मेंशन करनी है। ये आप और किसी ट्रेट का भी बनाओ, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर बनाओगे ना, तो फिनोटिपिक रेशियो आपके पास यही आएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना, 3:1 ही आपके पास आनी चाहिए फिनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके? एंड इसमें एक चीज़ और आपने मेंशन करनी है, मतलब वो चाहे आप इसके पैरेलल साथ में मेंशन करना, आपकी शीट में देखना अगर जगह होगी तो साइड पे मेंशन करना, इसके साथ लाइन लगा के कर देना, या फिर इसके नीचे कर देना, ठीक है? दैट इज अप टू यू और द स्पेस यू हैव इन योर आंसर शीट, ओके? वो क्या है कि आपने फिनोटिपिक रेशो के बाद जीनोटिपिक रेशो भी बतानी है। जीनोटिपिक रेशो का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो भी फिनोटाइप हमारे पास आया है, उसके पीछे कौन से जीन्स काम कर रहे हैं, कितने जीन्स काम कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि फिनोटाइप टॉल है ना? तो कौन से जीन्स हैं जिसकी वजह से वो फिनोटाइप टॉल आया है? कौन सा जीन है जिसकी वजह से वो एक ड्वार्फ आया है? ठीक है? जीन्स कौन से हैं, है ना? तो जीनोटाइपिक रेशियो के लिए देखो आप कैसे मेंशन करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे टॉल। जो फिनोटाइप आपके पास बन सकता है ना, आपने वो ऑप्शन लेनी है, टॉल, ठीक है? अब टॉल में देखो, टॉल की क्रॉस देखना है, जो पिनेट स्क्वायर बना ना उसको देखोगे। टॉल का एक तो है कैपिटल टी, अच्छा, इसको नोट कर लिया, ठीक है? और एक हमारे पास है पिनेट स्क्वायर में, देखो कैपिटल टी, तो हमने वो भी नोट कर लिया, ठीक है? अब कैपिटल टी कितने हैं पिनेट स्क्वायर में? एक है, कोई और तो है नहीं ना, सिर्फ ये एक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं पिनेट स्क्वायर में? ये है 1 एंड 2, 2 हैं, तो ये कितने हैं? 2 हैं, काउंटिंग में 2 लिख दिए, और कुछ नहीं है टॉल का, खत्म हो गया टॉल, ओके। देन हमारे पास है ड्वार्फ, कि कुछ ड्वार्फ भी बने थे, ठीक है? ड्वार्फ के जीन्स कौन से हैं, एलील्स कौन से दिख रहे हैं? एक ही दिख रही है, स्मॉल टी, वो मेंशन करो कितने हैं, एक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप जीनोटिपिक रेशियो इस तरीके से मेंशन करोगे, जीनोटिपिक रेशियो, और वो क्या बनी है, 1:2:1, ठीक है? ये आपकी जीनोटाइपिक रेशो है, मतलब कि चाहे ये दो आपको टॉल बता रहे हैं, लेकिन उनके जो जीन्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं,
ये चीज़ है, ठीक है? और ये एक एकलौता है जो आपको ड्वार्फ बता रहा है, ठीक है? और वो ड्वार्फ का जीन क्या है? दिस स्मॉल टी। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आपने मेंशन करनी है, ठीक है? मतलब ये जो चीज़ है ना, एक मिनट ये जो चीज़ है, जो मैं ये हाइलाइट कर रही हूँ, ये आपने लिखनी नहीं है, ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है। आपने सिर्फ़ यहाँ तक मेंशन करना है। मतलब अगर मैं बॉक्स बना दूँ तो ये चीज़, ठीक है? फिनोटाइपिक रेशियो के बाद ये जीनोटाइपिक रेशियो जो है, ये आपने ऐड करनी है उसमें, ओके? तो ये आपका एक हम कहें कि इस टॉपिक का ओवरव्यू है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है? तीनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, है ना? दोनों लॉज की स्टेटमेंट अलग है, वो भी आपको दे दी, वो वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है? एंड क्रॉस जो है वो आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है सारा, ठीक? ये नोट कर लेना यहाँ से। बाकी इस चैप्टर की हम और भी वीडियोस लेकर आएँगे, है ना? उसमें और टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर बताओ, कमेंट्स में बताओ, है ना? एंड फिर हम उस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना? टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।